हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले 2 क्लास कर चुके हैं और आज की हम लोग तीसरी क्लास करने वाले हैं और प्रत्येक वीडियो में 6 क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो आज भी हम लोग इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अब बहुत ही मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चंस को लाया हूं ताकि आप लोग अच्छे से क्लास 10 की तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से उनको याद भी कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख के लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन क्या है। क्या है क्वेश्चन, गौर से पहले क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद फिर आंसर को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। तब आप लोग जो है इसको नोट कीजिएगा। पहले क्वेश्चंस को समझना है, फिर आंसर को समझना है, उसके बाद आप लोगों को कॉपी में नोट करते जाना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखने बोल रहा है। यानी कि पहले उसका परिभाषा लिखने बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है और उदाहरण के तौर पर लिखने के लिए बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका जो है हम लोग आंसर देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर उदाहरण की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेष करोड़ों वर्षों तक। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि पेड़ पौधे तो आप लोग जानते हैं कि जब पेड़ पौधे होते हैं, और यहाँ पे बोल रहा जंतु, पेड़ पौधे एवं जंतु। अब जंतु क्या होता है, तो जंतु जैसे आप बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे मानव को ले लीजिए, हम लोग जो है तो हम लोग तो जंतु ही है ना। जैसे बंदर हो गया, कुत्ता बिल्ली, जितने भी जानवर भी होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, तो ये जंतु है। तो यही कह रहा है कि पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेष। अब अवशेष क्या होता है, तो अवशेष होता है कचरा। जैसे कचरा कैसे, अब मान के चलिए जैसे हम लोग हैं, जैसे पेड़ पौधे मान चलिए जैसे बाढ़ का समय आया, बाढ़ के समय में तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर धस जाते हैं, मिट्टी में समा जाते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, वो जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जो कचरा, जितने भी तनाव होते हैं और पेड़ पत्ते होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो अवशेष कहलाते हैं। तो उसे कहते हैं कि अवशेष करोड़ों वर्षों तक। अब करोड़ों वर्षों तक यानी कि लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों, 1 करोड़ 2 करोड़, बहुत ऐसे वर्ष होते हैं, उसका गिनती भी नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि करोड़ों वर्षों तक, ना जाने कितने 100 करोड़ 200 करोड़ भी हो सकते हैं, पृथ्वी के अंदर, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर हैं, दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यानी कि पृथ्वी के अंदर जब वो, जो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये क्या है, पेड़ पौधे जब इसके अंदर जाते हैं, बाढ़ का समय आता है, तो वो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर दब जाता है जाकर के। और यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है अधिक ताप एवं दाब के कारण। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, जब अंदर दब जाता है वो जंतु, तो वो क्या होता है, वहाँ पे अधिक ताप और दाब होता है, जिसके कारण से ईंधनों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जब पेड़ पौधे और जंतु के अवशेष पृथ्वी के अंदर डूब जाते हैं, यानी कि दबा जाते हैं उसके अंदर, और वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है और बहुत अधिक ताप और दाब लगता है, जिसके कारण से वो जो है एक ईंधन का निर्माण करते हैं। और ऐसे ही ईंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऐसे ईंधन को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेष करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप एवं दाब के कारण ईंधनों में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसे ही ईंधन को क्या कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण की तरफ। उदाहरण क्या है, जैसे आप लोग देखिए कि कोयला आप लोग देखे होंगे, कोयला तो बहुत लोग आप लोग देखे ही होंगे। कोयला कैसा होता है, कोयला कैसा होता है, तो काला होता है कोयला। और उसी प्रकार से क्या है, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या होता है, आप लोग जैसे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे गए होंगे, वहाँ पे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और केरोसिन तेल हो गया, ये सब क्या कहलाती है, पेट्रोलियम कहलाता है, जिसका हम लोग वाहन में यूज़ करते हैं और चलाने के लिए। उसके बाद है प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस जैसे हम लोग गैस चूल्हा घर में जलाते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार से क्या होता है, कैसे निर्माण होता है इस सब का निर्माण होता है जब पेड़ पौधे बहुत लाखों करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दब जाते
जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है और वहाँ पे बहुत अधिक ताप और दाब लगता है, जिसके कारण से क्या होता है तो ईंधनों में परिवर्तन हो जाता है और उसे ही क्या कहते हैं हम लोग तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण को भी तो इसको लिखना है, यदि आप लोग उदाहरण को नहीं लिखेंगे तो फिर वहाँ पे नंबर भी कट सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब हम लोग परिभाषा लिखेंगे वहाँ पे क्या करना है, नीचे में उदाहरण भी इस प्रकार से दे देना है ताकि आप लोगों को पूरा पूरा वहाँ पे नंबर मिल सके। तो यहाँ पे उम्मीद है आप लोग पहला क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखने के लिए बोल रहा है। यानी कि पहले क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध क्या है और इसका SI मात्रक लिखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। जैसा है यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है कि चालक पदार्थ का ऐसा गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि चालक पदार्थ क्या होता है, चालक पदार्थ क्या होता है। चालक पदार्थ उसे कहते हैं जिससे धारा प्रवाहित होती है। कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लोग लोहा लीजिए, लोहा में अगर करंट फ्लो होगा, जैसे तार सटाइएगा करंट वाला तो उसमें करंट तो लगेगा ही ना। तो जो भी चीज़ें हैं जिसमें कि करंट चालू हो सकता है, जैसे लोहा हो गया और उसके बाद आप लोग टीन ले लीजिए, तो जितने भी वो चीज़ हैं तो वो इसमें क्या होता है करंट फ्लो होता है, यानी कि करंट चलता है, उसे ही क्या कहते हैं तो चालक पदार्थ कहते हैं। तो चालक पदार्थ का ऐसा गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित मतलब होता है कि चलना, यानी कि जब वो चालक पदार्थ है उसमें करंट चलना, उसे क्या कहते हैं प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करे। यानी कि विरोध करना क्या होता है रोकना, किसी को रोकना। आप मान लीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं, अब कोई वहाँ पे आपका दोस्त ही आ गया, वो बोलेगा नहीं यार आज तुम स्कूल नहीं जाओ, कल स्कूल जाएंगे, यानी कि तुमको आप लोगों को क्या कर रहा है वो रोक रहा है, यानी कि विरोध कर रहा है स्कूल जाने से, आप स्कूल नहीं जाओ कल दूसरे दिन चलेंगे। वही यहाँ पे काम कौन कर रहा है तो प्रतिरोध काम कर रहा है कि वो रोकने का काम कर रहा है। तो किसको रोकने का काम कर रहा है तो वो धारा को रोकने का काम कर रहा है और उसे क्या कहते हैं तो प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो धारा का विरोध करेगा, धारा को रोकने का काम करेगा, उसे क्या कहते हैं तो प्रतिरोध कहेंगे। चलिए फिर से इसको आंसर को एक बार पढ़ लेते हैं। चालक पदार्थ का एक ऐसा गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करे विरोध करे, उसे ही क्या कहते हैं तो प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इसको अब सूचित करते हैं, यानी कि सूचित क्या करते हैं कि R से इसको सूचित करते हैं। अब R से इसको क्यों सूचित किया भाई, अब देखिए इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, इंग्लिश में नाम होता है इसके। जैसे आप लोग आपका नाम हो गया अमन, क्या हो गया मान लीजिए आपका नाम क्या है तो अमन। सबका एक देखिए निक नाम होता है, निक नाम होता है। तो जैसे आपका अमन है, आपको कोई कुछ और से भी नाम से भी जाना जाता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे ले लिया गया, आपका शुरुआत में ए हो गया नाम का, क्या हो गया यहाँ पे ए। अब आपको एक चिन्ह दे दिए, आपका नाम क्या हो गया शॉर्ट में हम आपको बोलेंगे सिर्फ ए। क्या बोलेंगे आपको सिर्फ बोल देंगे आप ए हैं। तो अब ए हैं तो इसका एक क्या होगा एक संकेत हो गया, आपको पहचाना जाएगा किससे ए नाम से पहचाना जाएगा। आपको अमन नहीं बोलेगा, सिर्फ क्या बोलेगा सिर्फ ए बोलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है, यानी कि आर से भी उसको पहचाना जा सकता है ये क्या है तो ये प्रतिरोध है। ठीक है, इसे किससे सूचित किया जाता है तो इसको आर से सूचित किया जाता है। यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखिए इसका क्या बोल रहा है लिखने के लिए तो इसका एस आई मात्रक लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसका एस आई मात्रक हम लोग लिखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है ओम होता है। अब देखिए यहाँ पे ओम देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ ओम, यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है। इसको चलिए हम लोग फिर से बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो इसको नहीं बना पाते। चलिए हम भी कोशिश करते हैं बनाने की, इसको कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से देखिए घुमाना है। अरे ये हमसे भी नहीं बन रहा सही से। अब देखिए फिर से हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से इसको बनाने का और लिखने का। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा इसको घरा टाइप का बनाना है। कैसा बनाना है हल्का घरा टाइप से बनाना है। इसको गोल कर देना है, उल्टा घरा बना दीजिए, ये ओम टाइप से बन जाएगा। इस प्रकार से बना देना आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा ये ओम का सिंबल होता है। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है ओम लिखा हुआ है, और इस प्रकार से आप लोग सिंबल बना सकते हैं। अब यहाँ तक तो पढ़ लिया हम लोग कि प्रतिरोध एसआई मात्रक प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। अब देखिए इसका एक सूत्र भी होता है। सूत्र क्या होता है प्रतिरोध को हम लोग जान ही रहे हैं, किससे सूचित करते हैं तो आर से सूचित करते हैं। आर बराबर होता है वी बटे आई। क्या होता है वी बटे आई। अब वी को क्या होता है आई क्या होता है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जहाँ वी क्या होता है
वी विभवांतर, वी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो विभवांतर बोलते हैं, और आई को विद्युत धारा बोलते हैं। यानी कि जो आर है, आर को प्रतिरोध बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे विद्युत धारा। प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे विद्युत धारा, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, तो वी बटे आई, आर बराबर वी बटे आई। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, सेकेंड क्वेश्चन को भी पढ़ लिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रतिरोध क्या है और इसका एसआई मात्रक लिखने के लिए बोल रहा था। तो इसका हम लोग आंसर भी दे दिए, इसका एसआई मात्रक भी लिख लिए और इसका सूत्र भी लिख लिए। ये तीनों चीज़ हम लोग एक बार में लिख लिए। और जब इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम में, इस प्रकार से जब अच्छे से लिख लीजिएगा, सजा कर लिख लीजिएगा, तो आपका नंबर भी नहीं कटने वाला है। ये पक्का गारंटी है कि आप लोग जब इस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम हॉल में, तो आपका जब कॉपी भी देखेगा, चेक करेगा टीचर, तो आपको लगेगा, उनको भी लगेगा ऐसा कि ना नहीं अच्छा बच्चा है और अच्छे से लिखा भी है, बहुत बढ़िया पढ़ने वाला भी बच्चा है। तो चलिए इस प्रकार से भी लिखते जाना है आप लोगों को, और बिल्कुल आसान देखिए यहाँ पे भाषा में लेकर आओ लिख करके, ताकि आप लोग भी बिल्कुल आसान तरीके से याद भी कर पाएंगे, इसको लिख भी पाएंगे। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखें। यानी कि इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त का अंगूठा, यानी कि दक्षिण हस्त मतलब होता है दायां हाथ, दक्षिण हस्त मतलब होता है दायां हाथ, दायां हाथ, हस्त मतलब होता है हाथ और दक्षिण मतलब होता है दायां। यहाँ पे दक्षिण हस्त मतलब दायां हाथ का नियम लिखने के लिए बोल रहा है, और किसका नियम, तो अंगूठा का नियम बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए आंसर इसका पढ़ते हैं कि आंसर क्या होता है इसका। तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्राप्त होती है। यानी कि जो है जो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम है उसके द्वारा किसका धारा प्राप्त होता है, तो प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। अब किसके द्वारा प्राप्त होती है दक्षिण हस्त का नियम, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ये प्रेरित धारा का क्या होता है, वो दिशा प्राप्त होती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए चित्र भी बना हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है, ये दाहिना हाथ का, कौन सा हाथ का है, दाहिना हाथ का। देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे किया हुआ है। आप लोग भी इस प्रकार से कीजिए, दो उंगली को इस प्रकार जो है मोड़ लीजिए और एक को इधर सीधा कीजिए, इसको इधर कीजिए और अंगूठा क्या होगा इस प्रकार से ऊपर, इसे गोली मारते इससे सीधा। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे उंगली भी धर रहे इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आप लोगों को करना है इस प्रकार से। अब चलिए इसका फिर पहले देखते हैं कि कौन से ये अपना 3 उंगली है यहाँ पे, अब तीनों उंगली का काम कौन कौन सा है। चलिए पढ़ते हैं। जब हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, अब तर्जनी कौन सा उंगली हुआ, ये इस उंगली को बोलते हैं तर्जनी उंगली। मध्यमा हुआ ये बीच वाला उंगली, मध्यमा किसे बोलते हैं, ये बीच वाला उंगली। और अंगूठा, तो अंगूठा ये है, ये अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि ये जो उंगली है ये कौन सी दिशा को प्रेरित करेगा, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को। यानी कि जो है तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और अंगूठा क्या बताएगा, चालक के गति की दिशा बताएगा। चालक की गति की दिशा कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा। और तर्जनी क्या बताएगा, तो तर्जनी बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी कि जो बीच वाला उंगली है ये क्या करेगा, ये चालक में जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। चलिए फिर से इसको क्वेश्चन को समझे आप लोग। चलिए फिर से समझते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखने के लिए बोल रहा है। तो दाहिना हाथ के नियम का बोल रहा है लिखने के लिए। तो दाहिना हाथ को इस प्रकार से हम लोग फैला लेंगे। कह रहा है कि अपने हाथ को इस प्रकार से हम लोग फैलाएंगे कि तर्जनी जो है वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और अंगूठा चालक की गति को दिशा को बताएगा और मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। इसे ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम कहते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से चित्र भी बना हुआ है। ये अंगूठा है और अंगूठा क्या बता रहा है, तो चालक की गति की दिशा बता रहा है। और ये तर्जनी है तो तर्जनी क्या बता रहा है, तो तर्जनी बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये जो मध्यमा है ये बता रहा है चालक में प्रेरित विद्युत धारा, चालक में प्रेरित विद्युत धारा को बता रहा है।
समझ गया आप लोग यहाँ पर ये दाहिना हाथ को इस प्रकार से बनाना है और आप लोगों को यहाँ पे चित्र भी बना देना, नीचे में चित्र भी इस प्रकार से बना देना है। चलिए मैं भी एक बार आप लोगों के साथ चित्र भी बना लेता हूँ और आप लोग भी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा कि चित्र कैसे बनाना है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे चित्र बनाने की। देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से लेना है, पहले अंगूठा बनाना है, इस प्रकार से यहाँ उठाए, यहाँ पे गए, इस प्रकार से खींचना है, यहाँ गए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो गया। चलिए फिर से इसको बनाते हैं यहाँ पे, हाँ इस प्रकार से जाना है। फिर यहाँ पे जाना है, इस किधर जाना है अब, तो यहाँ पे नीचे जाना है इस प्रकार से। अब ये जो 2 उंगली बचा, 2 उंगली कैसे लिखे करेंगे, यहाँ पे 2 उंगली को ऐसे मोड़ देना है, ऐसे मोड़ देना है। देखिए पूरा अच्छे तरीके से नहीं बन पाया, लेकिन कोशिश किया कि थोड़ा सा बनाने का, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसको अच्छी तरीके से बनाने का। और यहाँ पे देखिए इसका नाम भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों को याद भी रहेगा कि कौन सा उंगली का क्या काम होता है। जैसे यहाँ पे अंगूठा का चालक की गति की दिशा बताएगा, फिर जो है तर्जनी है वो चुंबक के क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा का व्यक्त करेगा, यानी कि दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो है तीसरी क्वेश्चन को भी पढ़ लिए और उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन को भी समझ लिए होंगे। और चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन की ओर? चौथे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, यानी कि विद्युत बल्ब जो है उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। आखिर क्यों भरा जाता है निष्क्रिय गैस को? वहाँ पे वायु भी भरा जा सकता था। तो यहाँ पे चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्यों निष्क्रिय गैस को विद्युत बल्ब में भरा जाता है। चलिए इसका पहले हम लोग आंसर पढ़ते हैं, उसके बाद बातें जो है हम लोग समझेंगे। क्या कर रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, यानी कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है, तंतु किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए ये चीज़, इसे क्या बोलते हैं? ये तंतु है, इसको फिलामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के अंदर हवा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, यानी कि जो बल्ब के अंदर हवा होता है, इसके अंदर जो हवा होता है यहाँ पे, इसको बाहर निकाल दिया जाता है और इसमें क्या भर दिया जाता है? तो निष्क्रिय गैस को भर दिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हवा की उपस्थिति में ही फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है, हवा अगर इसके अंदर क्या होगा? हवा होगा। ये जो फिलामेंट है से यहाँ कह रहा है कि फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए तो गर्म होने पर यह ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है। भंगुर मतलब होता है कि ये क्या होता है? चकनाचूर हो जाता है। कह रहा है कि यदि हवा की उपस्थिति में इसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा, यानी कि अगर हवा की उपस्थिति में इसमें करंट दिया जाएगा, ये क्या होगा? गर्म जब होगा ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकृत मतलब क्या हो जाएगा? उसमें पानी जैसा हो जाएगा। ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है? पानी जैसा हो जाना, होकर भंगुर हो जाएगा। भंगुर मतलब होता है कि चकनाचूर हो जाएगा, यानी कि फूट जाएगा वो, और भंगुर हो जाता है। यहाँ तक है। फिर है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस से टंगस्टन का फिलामेंट वाष्पित नहीं होता है, यानी कि जब वायु को निकाल दिया जाता है उसमें निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है इसमें, तो उसमें क्या होता है? जब गर्म होता है तो उसमें फिलामेंट पर वाष्पित नहीं होता है, जिससे निरंतर बल्ब से प्रकाश मिलता रहता है, जिससे कि क्या होता है? फिलामेंट नहीं जलता है और प्रकाश जलते रहता है। यानी कि क्या इसका कहने का मतलब ये है कि वायु को निकाल करके बल्ब में निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है? क्योंकि यदि जब वायु अंदर में रहेगा बल्ब के अंदर, वो गर्म होने पर वाष्पित हो जाएगा, जिससे वो फिलामेंट क्या होगा? वो जल जाएगा, फूट जाएगा, जिसके कारण से बल्ब खराब हो जाएगा, जलेगा नहीं। लेकिन जब वही निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है बल्ब में, इसके अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाएगा, तो वो क्या होगा? कितना भी प्रकाश होगा, कितना भी गर्म होगा, वो क्या होगा? तो फूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा और अच्छे से प्रकाश जलते रहेगा। जैसा कि आप लोग लाल वाला बल्ब देखे होंगे पहले, अब तो बहुत कम जलता है लाल वाला बल्ब। तो पहले आप लोग देखे होंगे कि लाल वाला बल्ब ज़्यादा जलता था, उसके अंदर में इस प्रकार से जो है टेढ़ा करके होता होगा एक स्प्रिंग टाइप का, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फिलामेंट। और जिसको किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अब चलिए इसका फिर से इसको जो है एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, यानी किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के अंदर हवा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में ही फिलामेंट तंतु से धारा प्रवाहित कराई जाए तो गर्म होने पर यह ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएगा? तो भंगुर हो जाता है। निष्क्रिय गैस निष्क्रिय गैस
से टंगस्टन का फिलामेंट वाष्पित नहीं होता है और बल्ब के अंदर निरंतर प्रकाश मिलता रहता है। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ लिए कि क्यों जो है निष्क्रिय गैस भरा जाता है बल्ब में और वायु को क्यों निकाला जाता है। अब देखिए बल्ब का भी चित्र बना देना आप लोगों को कोशिश कीजिएगा बढ़िया बनाने का, और जब आप लोग इसका चित्र बना लीजिएगा बढ़िया से तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए कोशिश करते हैं, मैं भी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। अरे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से खींचना है, यहाँ पे हल्का से खींचे, यहाँ पे हल्का घरा टाइप का, उल्टा घरा टाइप का बनाना है यहाँ पे इस प्रकार से। हाँ इस प्रकार से, ठीक है। लगभग में थोड़ा सा बन गया इस प्रकार जो है बन गया थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे इसको नाम दर्शाना है और यहाँ पे देखिए बनाना है चित्र को भी अच्छे से। तो इसका थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए ये जो नीचे में यहाँ पे 2 बिंदु देना है यहाँ पे इस प्रकार से, और ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं सोल्जर का ध्रुव। ये 2 बिंदु आप लोग देखेंगे जो होल्डर होता है उसमें 2 को होता है बिंदु, तो उसमें जो है इसको 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल वाला और एक काला वाला। तो यहाँ पे इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोल्जर का ध्रुव। सोल्डर का ध्रुव इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोल्डर का ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 को तंतु खींचना है इस प्रकार से खींचना है ऊपर में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से उठाएं और यहाँ पे चल दी इस प्रकार से, और यहाँ पे उठाएं यहाँ पे चल दी इस प्रकार से खींच लिए, और यहाँ पे देखिए एक बीच में भी खींच लेना है इस प्रकार से, बीच में भी खींच लिए और यहाँ भी खींच लेना है। यहाँ तक बना लिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब फिलामेंट को लगाना है। तो फिलामेंट को लगाने से पहले यहाँ पे देखिए 2 को इस प्रकार से खींच लिए और यहाँ भी इस प्रकार से खींच लेना। अब इसमें क्या लगाना है, तो टंगस्टन का जो फिलामेंट बना होता है इस प्रकार से लगा देना इसमें, और इसमें भी इस प्रकार से भी लगा दी। ये बन गया क्या, तो विद्युत बल्ब का चित्र बन गया। अब इसमें क्या लगाना है, और ये जो बना रहता है चारों साइड से, ये किसका बना रहता है, ये बना रहता है कांच का। किसका बना रहता है, ये बना रहता है कांच का। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का। फिलामेंट किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, और इसको बोलते हैं सहायक तंतु। ये जो लकीर है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहायक तंतु। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे चित्र भी बना दिया हूँ आपके साथ भी, ताकि आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो इसको बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब यहाँ तक हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या बोल रहा है कि अंतर लिखने के लिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं और उसके बाद भी समझते भी चलेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है। तो आंसर में लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है और दिष्ट धारा है उसमें निम्नलिखित अंतर है। अब यहाँ पे समझिए कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, इसको पहले समझते हैं। जो दिष्ट धारा होता है इसको बैटरी से प्राप्त करते हैं। जैसे आपके घर में बैटरी होगा या देखे होंगे आपको बैटरी को, तो उसमें दिष्ट धारा होता है कि कौन सा धारा, तो दिष्ट धारा। और इसको यहाँ पे इंग्लिश में डीसी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको डायरेक्ट करंट लिखते हैं। डायरेक्ट करंट, CURRENT करंट। यानी कि दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा जो आपके घर में बिजली आया हुआ है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट करंट। यानी कि दिष्ट धारा क्या होगा, ये बैटरी से प्राप्त करते हैं हम लोग, और जो प्रत्यावर्ती धारा है ये जो घर में बिजली आया हुआ है उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब इसका जो है अंतर लिखने वाले हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसका देखिए यहाँ पे पहला लिखना है यहाँ पे इस प्रकार से कि 1 नंबर इधर दे दिए, और इसका लिखना है कि 1 नंबर में कि दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। यानी कि जो दिष्ट धारा होता है बैटरी से जो हम लोग प्राप्त करते हैं धारा, वो क्या होगा, हमेशा एक ही दिशा में बहेगा, वो इधर उधर नहीं चलेगा, यानी कि एक
दिशा में जब एक तार से बह रहा है तो वो हमेशा सीधा बहेगा, इधर नहीं भागेगा, इधर नहीं भागेगा, उस क्या होगा, ये एक ही दिशा में बहते जाएगा। अब देखिए मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा में, तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है। यानी कि जब धारा का मान क्या होता है, दिशा समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि कभी कम भी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। कौन सा धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा कभी समय के साथ क्या होता है, अपना दिशा को भी बदल लेता है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर में लिखना है कि इससे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। यानी कि जो दिष्ट धारा है उसको उत्पन्न करने में बहुत सा क्या होता है, कठिनाई करनी पड़ती है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इससे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में क्या होता है, तो बहुत सा कठिनाई करनी पड़ती है। अब देखिए तीसरे नंबर में क्या लिखना है, तो तीसरे नंबर में लिखना है एसी में। एसी मतलब अल्टरनेट करें, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। यानी कि जब हम लोग दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करेंगे, बहुत सारे क्या होता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यानी कि बहुत कठिनाई होती है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना हो तो बहुत ही आसानी से हम लोग बदल सकते हैं, यानी कि आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग दिष्ट धारा में आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में बहुत ही कठिनाई करना पड़ता है। अब देखिए 4 नंबर में लिखना है कि एसी की अपेक्षा कम घातक है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा की बात करें तो दिष्ट धारा बहुत ही कम खतरनाक होता है, कम घातक होता है, कम करंट लगता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में बहुत अधिक करंट लगता है। यानी कि डीसी की अपेक्षा जो है वो अधिक घातक है। कौन, तो प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को अगर थोड़ा सा भी टच कर लीजिएगा वो तगड़ा झटका मारेगा, लेकिन जो दिष्ट धारा का छू भी लीजिएगा तो वो हल्का करंट मारेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी दिष्ट धारा में, लेकिन बहुत सारी परेशानी होगी। अब क्या कह रहा है 5 नंबर में लिखना है, यह चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। यानी कि ये क्या होता है, ये चालक के अंदर से प्रवाहित होता है, यानी कि जो विचालक पदार्थ होता है उसके अंदर से प्रवाहित होता है, ये बाहर से प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है। कौन सा, तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो चालक के ऊपर से ही चलेगा, यानी कि उसके बराबर चलेगा, लेकिन जो दिष्ट धारा होता है वो चालक के अंदर से प्रवाहित होगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है 5 अंतर लिखे हैं, और पाँचों को देखिए आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, और यहाँ पे सजा देना है, इस प्रकार से बढ़िया से सजा के भी लिखना है, ताकि आप लोग जो है वहाँ पे नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। यदि आप लोग इस प्रकार से सजा के नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा भी लगता है इस प्रकार से लिखने में। तो चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, और इसका समीकरण भी लिखने के लिए बोल रहा है। यानी कि विद्युत धारा का समीकरण भी हम लोगों को क्या करना है, तो लिखने के लिए बोल रहा है। पहले तो परिभाषा हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो है इसका समीकरण लिखेंगे। इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी चालक में, हम लोग पहले भी पढ़े थे, चालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो सके उसे क्या बोलते हैं, तो चालक बोलते हैं। आवेश के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि किसी भी चालक तार में जब आवेश प्रवाह किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक पदार्थ में जब आवेश प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा की परिभाषा तो हम लोग पढ़ लिए। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। जिससे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। वहाँ पे प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित किए थे, आर से सूचित किए थे। यहाँ पे जो है विद्युत धारा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़े थे कि विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, तो विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित करते हैं। जिसे किससे सूचित करते हैं, तो ए से भी लिखते हैं। विद्युत धारा को आई से लिखते हैं और एम्पियर को ए से लिखते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये सब सवाल पूछा जाता है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। और यहाँ पे लिखना है हम लोगों को कि विद्युत धारा का समीकरण,
यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ क्या बोल रहा था लिखने के लिए, तो इसका समीकरण लिखने के लिए बोल रहा था, तो इसका समीकरण भी लिख देना है ताकि आप लोगों का नंबर भी नहीं कटेगा और बढ़िया से भी आप लोग लिखते चलेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए पीछे भी पढ़े और ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप लोग जो इस क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से नहीं लिखेंगे, तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसको जितने भी क्वेश्चंस मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसको सारा क्वेश्चंस को जो है नोट करते जाना है और आप लोगों को याद भी करते जाना है, ताकि आपको एग्जाम में बहुत भी अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे इसको और पढ़ भी पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखने के लिए बोल रहा था, तो विद्युत धारा का समीकरण लिखने के लिए बोल रहा था। तो विद्युत धारा का समीकरण क्या होता है, तो विद्युत धारा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, अब आई सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई बराबर क्यू बाई टी लिखा हुआ है, आई बराबर क्यू बाई टी। अब क्यू क्या होता है, टी क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्यू को बोलते हैं हम लोग विद्युत आवेश, क्यू को हम लोग विद्युत आवेश बोलते हैं। और टी मतलब समय होता है, टी मतलब समय, टी मतलब जानते हैं टाइम, टाइम को क्या बोलते हैं, तो समय बोलते हैं। और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू को हम लोग विद्युत आवेश बोलते हैं। और कूलम होता है विद्युत आवेश, जिसे हम लोग कूलम भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ इसका आंसर में भी हम लोग पढ़े थे कि किसी चालक में आवेश के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। तो यानी कि जब विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश बटे में क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बटे में समय, समय। यानी कि विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, तो विद्युत आवेश बटे समय हो जाएगा। यानी कि आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी। हम लोग यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिए, तो 6 नंबर का भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को लिख भी लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे और आप लोग अच्छे से समझ भी लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम लोग यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं।